हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा 12th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन के लास्ट वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेनरीज लॉ क्या होता है। क्या होता है हेनरीज लॉ? देखो, जब हम किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करना चाहते हैं तो हमें प्रेशर लगाना पड़ता है। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाते हो उतना ज्यादा वो गैस डिसोल्व होती चली जाती है। इसी को बोला जाता है क्या? हेनरीज लॉ। इक्वेशन आती है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी? सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी को एक कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जाई बी मैं लिख रहा हूं, बी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? बी सोल्यूट को डिसोल्व कर रहा है, गैस की अमाउंट को डिनोट कर रहा है वो। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के बाद आता था P इज इक्वल टू के एच एक्स। एक्स बोल सकते हो या फिर जाई बी इसको बोल रहा हूं डायरेक्ट में। तो प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाओगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसोल्व्ड इन दैट लिक्विड विल आल्सो इंक्रीज, उतना ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा वो। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूं, उसके बाद हम आज के टॉपिक वेपर प्रेशर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूं। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है एनसीईआरटी के अंदर। ये फॉर्मूला मैंने छोड़ दिया है। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ है कि H2S एक गैस है, उसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया है एसटीपी के ऊपर। बोला हुआ है कि H2S जो है उसके अंदर इस तरह की स्मेल आती है, ये उसका काम होता है, इस तरह उसको यूज किया जाता है। आप इस गैस के लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकाल के बताओ। सोल्यूबिलिटी दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बोला हुआ है कि जो प्रेशर लग रहा है बाहर वो कितना है? वो एसटीपी बोला हुआ है। एसटीपी का मतलब क्या होता है? एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो रहता है याद रखना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो केल्विन के अंदर 298 केल्विन हो जाएगा, ये 273 ऐड कर लेंगे इसमें। प्रेशर इतना रहता है एसटीपी के ऊपर, वो लेके चलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर बार में लेके चलना है, कितना लेके चलेंगे? उसको बोलेंगे 0.987 बार। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई आपको मोलेलिटी। मोलेलिटी गिवन है, कितना मोलेल सॉल्यूशन है या सोल्यूबिलिटी कितनी है गैस की? मोलेलिटी गिवन है 0.1 मोलल, MOLAL मोलेलिटी गिवन है आपको। फॉर्मूला जो हमारे पास है हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करने का, वो ये फॉर्मूला है। आपको प्रेशर पता है, प्रेशर कितना लग रहा है बाहर? प्रेशर लग रहा है एसटीपी, यानी इतना प्रेशर लग रहा है। आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू लेके चल सकते हैं। KH की वैल्यू आएगी, उसकी यूनिट जो रहेगी, जिस तरह का प्रेशर आप लेके चलोगे वही वैल्यू आ जाएगी। अगर आप प्रेशर लेके चल रहे हो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आंसर जो आएगा उसके पीछे आपको ATM लिखना है। और अगर आपको प्रेशर जो है वो आप बार में लेके चल रहे हो तो आंसर जो आएगा वो बार के अंदर आएगा। इसके बाद क्या आपको मोल फ्रैक्शन जाइबी की वैल्यू गिवन है? क्या जाइबी की वैल्यू गिवन है? जाइबी की वैल्यू नहीं गिवन है तो जाइबी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। जाइबी कहां से कैलकुलेट करेंगे? जाइबी इस मोलेलिटी से फाइंड आउट करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हम क्या करते हैं, हम डिकोड करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको डिकोड कैसे करेंगे? मोलेलिटी का मतलब है 0.1 मोल्स ऑफ गैस, 0.1 मोल्स ऑफ H2S गैस इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। आपको पता है कि 1 मोल अगर आपको दिया जाता है H2S का तो उसका मास कितना होता है? मोलर मास के इक्वल होता है। 0.1 मोल का मास कितना होगा? कैलकुलेट हो जाएगा यहां से। तो H2S का मोलर मास जो होता है वो होता है 34, 32 मास आएगा। सल्फर से 2 हाइड्रोजन है, 34 उसका मास हो गया। 0.1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 3.4। तो आपको याद रखना है मास ऑफ H2S जो है वो कितना हो जाएगा? 3.4। इसके बाद मास ऑफ सोलवेंट वाटर कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम्स, ये ग्राम के अंदर था। अब हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, Na प्लस Nb। ये Nb की जो वैल्यू आएगी वो तो हमें गिवन ही है, कितनी है? 0.1 मोल। तो मास को दोबारा आप कैलकुलेट मत करना, बस यहां से आपको इंफॉर्मेशन बताने के लिए थी। यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपको मिल गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं? 0.1 मोल। इसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। बी जो रहेगा वो आपको पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सोलवेंट के मोल्स कितने हो जाएंगे वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जब कैलकुलेट करोगे तो गिवन मास 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। इसको कैलकुलेट करोगे आंसर कितना आ जाएगा? ये आएगा 55.5 मोल्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके आगे? वाटर के आगे। इन दोनों को यहाँ पे रखना है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। 0.1 तो हो गया आपकी गैस का मोल्स, नीचे हो गया 55.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप हेनरीज लॉ के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल बना रहे हो तो
ये जो कैलकुलेशन हो रही है नीचे, इसमें आप जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर सोलवेंट और सोल्यूट के मोल्स को जब ऐड करोगे तो याद रखना कि हमारे पास सोल्यूट जो है वो गैस है, वो बहुत कम डिसॉल्व होती है। बहुत कम डिसॉल्व होगी तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी बहुत कम हो गए, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट के अंदर आप उसको ऐड करो या ना करो, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। इसका मतलब आपको रखते हो 0.1, नीचे रखते हो 55.5, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आपके पास मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पता चल गई, प्रेशर कितना है, प्रेशर भी पता है हमें, केएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इस क्वेश्चन को नोट करो, इसका आंसर कैलकुलेट करो, इसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वेपर प्रेशर। देखो, वेपर प्रेशर के नाम से ही पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर का मतलब है वेपर्स का प्रेशर। लेकिन क्या कभी भी वेपर्स बन जाए तो उसके प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाएगा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल के अंदर हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो वेपर्स जो होती हैं वो कैसे बनती हैं। जब किसी लिक्विड को आप हीट करते हो तो उससे वेपर बननी स्टार्ट हो जाती है। जब आप उसको बॉयल करते हो उसकी वेपर्स बन जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। अगर आप उसको हीट नहीं भी करते हो तो भी वेपर्स बन सकती हैं। जैसे कि जब हम कपड़े सुखाते हैं, चाहे धूप ना निकल रही हो तो भी वो कपड़े सूख जाते हैं, वो लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्टिंग तो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम वहां पे बॉयल कर रहे हैं, उस चीज को हीट कर रहे हैं? नहीं, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हो रहा है इवेपोरेशन। दोनों टर्म्स का मतलब समझ में आ गया। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, जब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही किसी लिक्विड की वेपर्स बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। और जब कोई सब्सटेंस हीट करने पे, बॉयल करने पे वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। दोनों ही तरीके से वेपर्स बन सकती है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, इन वेपर्स को अगर रोका नहीं गया तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएंगे। आपने खुला बर्तन रखा हुआ है, उसके अंदर क्या पानी रखा हुआ है, 2 दिन बाद उसको देख रहे हो, उसके अंदर पानी मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। कहां चला जाएगा, या कम हो जाएगा? कहां चला जाएगा पानी? एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाएगा, उसकी वेपर्स बनेंगे और एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होती है वेपर प्रेशर स्टडी करने के लिए, वो चाहिए होती है एक क्लोज्ड वेसल। सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी आपकी, एक क्लोज्ड वेसल चाहिए, यानी एक बंद बर्तन के अंदर ही आप वेपर्स को बना सकते हैं। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए एक वोलेटाइल सब्सटेंस। देखो, अगर मैंने कोई सब्सटेंस ऐसा रख दिया जिसकी वेपर्स बनती ही नहीं है, अगर मैंने कोई ऐसा सब्सटेंस रख दिया जिसकी वेपर्स ही नहीं बनती है, तो चाहे उसको कितना भी हीट कर लो, अगर वो वोलेटाइल नहीं है तो हम वेपर प्रेशर स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। दो चीजें चाहिए, एक वोलेटाइल सब्सटेंस आपके पास होना चाहिए और एक बर्तन, ऐसा बर्तन जिसको हम बंद कर सके, टाइटली क्लोज कर सके, उसके अंदर कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें हमें चाहिए होंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, वेपर प्रेशर को स्टडी करना। देखो, वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपने ये बर्तन ले लिया और इसके अंदर इसको क्लोज भी कर दिया है, इसके अंदर पहले आपने क्लोज करने से पहले डाल लेना है ये वोलेटाइल कंपोनेंट, ये वोलेटाइल सब्सटेंस आपको इसके अंदर ले लेना है। तो इस तरह से आपने वोलेटाइल सब्सटेंस ले लिया और मैं इसको हीट करना स्टार्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इसको हीट करना यहां से स्टार्ट कर देता हूं। अगर इसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसके सरफेस के, अगर मैं हीट नहीं भी करूंगा तो भी सरफेस के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इसके सरफेस से एस्केप कर सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब उनका इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स रहते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, सबसे पहले वो इस सरफेस को छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, उनकी वेपर्स बननी स्टार्ट होती है। जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे, यहाँ जो बल्ब के अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो भी सरफेस पे आना चाहेंगे, वो भी ऊपर आना चाहेंगे, एस्केप करना चाहेंगे। देखो, जब तक ये पार्टिकल लिक्विड के अंदर है उनका मोशन जो है वो लिमिटेड है, पार्टिकल्स के बीच में से गुजरना है उनको। भीड़ में से अगर आपको चलना होगा तो आप स्पीड नहीं बना सकते। तो आप क्या चाहोगे, अगर आपको भागना, आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो आप क्या करोगे, मैं खुली जगह में जाऊं और वहां भागू, तो इस खुली जगह में वो आना चाहेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स रहेंगे ये भी, इनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी और ये भी बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे पार्टिकल्स इस खाली जगह के अंदर वेपर्स के पार्टिकल भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह होता रहेगा। इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल और यहां से आते रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे पार्टिकल अब बाहर तो भाग नहीं सकते, वो इस बर्तन के ऊपर आके इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? चाय बनाई होगी सभी ने, अगर नहीं बनाई है तो घर पे सभी के बनती होगी, दूध गर्म होता होगा, देख लेना कि किस तरह से ढक्कन के ऊपर, जो भी ढक्कन आप रखते हो, जिस सब्सटेंस को आप गर्म कर रहे हो उसके ऊपर, तो वहां पर उसके नीचे ये पानी की ड्रॉपलेट्स आपको मिलती है। वो कहां से आती है, वो आ रही है कहां से, जो आपने लिक्विड गर्म किया वहीं से आ रही है। वहां से कुछ पार्टिकल्स का वेपराइजेशन हुआ और वो ऊपर उठनी स्टार्ट हो गई, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई, तो वो यहीं पे एक दूसरे के पास आके एक दूसरे का मास बढ़ाने लगी और कंडेंस होने लगी। तो दो प्रोसेस यहाँ पे एक साथ होने लग रहे हैं। पहला जो प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कंडेंसेशन। इसको सी से डिनोट कर रहा हूं मैं।
दूसरी एक ये चीज भी होगी, अगर भाई ये पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाएंगे तो कुछ देर के बाद ये यहाँ पे इकट्ठे होंगे और फिर नीचे भी गिरने लग जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन के नीचे गिरने लग जाएंगे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? इसका मतलब दूसरा जो प्रोसेस यहाँ पे होगा वो होगा, सॉरी पहला जो प्रोसेस था मैंने आपको कंडेंसेशन बता दिया, पहला प्रोसेस उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा वेपराइजेशन, और दूसरा जो प्रोसेस होगा उसका नाम होगा कंडेंसेशन। ये दोनों प्रोसेस ही साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि दो प्रोसेस जब साथ साथ हो रहे हैं, दूसरे के ऑपोजिट है, तो एक तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन साथ साथ हो रही है। मैं बोलता हूं कि इन दोनों बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे बीच में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होना सेटअप हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी जितने पार्टिकल यहां से वेपर्स बना के ऊपर जाएंगे, उतने ही पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां से मैं इस तरह देख सकता हूं इस चीज को कि जो भी आपके पास ये लिक्विड था, अगर मैं वाटर को ही लेके चल रहा हूं, H2O लिक्विड और H2O गैस के बीच में, स्टीम के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसके बाद जिस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए, उस टाइम पे ये वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लगाएंगी, उस प्रेशर को अगर आपने मेजर कर लिया, इसका मतलब आपने वेपर प्रेशर को मेजर कर लिया। तो यहां से डेफिनेशन याद रखनी, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। कौन एक्सर्ट कर रहा है? वेपर्स एक्सर्ट कर रही है ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इन ए क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज्ड वेसल के अंदर एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। या फिर आप इस तरह बोल सकते हो डायरेक्ट, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन द लिक्विड एंड द गैसियस स्टेट ऑफ ए कंपोनेंट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि जब लिक्विड और गैसियस स्टेट इक्विलिब्रियम के अंदर रहती है, उस टाइम पे वेपर्स लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर लगाती है, उसी प्रेशर को बोलते हैं क्या? वेपर प्रेशर। क्लियर है ये चीज? डेफिनेशन क्लियर है? कोई इसके अंदर डाउट तो नहीं है? डेफिनेशन मैंने नीचे दे भी दी है, उसको आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, आपको वेपर प्रेशर समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास भाई किसी भी टाइम पे आप वेपर प्रेशर बोल दो। वेपर प्रेशर जो होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे वाटर का 1 लीटर अगर आप पानी लेके चल रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर गिवन टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेपर प्रेशर रहता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वेपर प्रेशर मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार आप दोबारा देख सकते हो इस चीज को। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि जब हमें सॉल्यूशन बनाने होगा, अभी तो हमने खाली वाटर लिया हुआ था, अभी मैं क्या करता हूं, हमें एक सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन कैसे बनते हैं? सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सॉल्वेंट के अंदर, जो सॉल्वेंट था A, उसके अंदर सोल्यूट को ऐड करना पड़ता है, B को ऐड करना पड़ता है, जिससे मिलकर क्या बन जाता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है। इस चीज में कोई डाउट नहीं है ना कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड करते हैं। अब ये सोल्यूट जो ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट तो हमेशा कैसा रहेगा, याद रखना है आपको, सॉल्वेंट रहेगा वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा रहेगा? वोलेटाइल रहेगा, उसकी तो वेपर्स बनेगी। ये जो सोल्यूट है ये वोलेटाइल भी हो सकता है और ये नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है? ये वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। चाहे तो इसकी वेपर्स बन भी सकती है या फिर इसकी वेपर्स ना भी बने। ठीक है, दोनों तरह के सोल्यूट हमारे पास हो सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें दो तरह के सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर पढ़ते हैं हम वेपर प्रेशर। इसी का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन रहते हैं उन्हीं के अंदर वेपर प्रेशर की टर्म रहती है, उसको पढ़ा जाता है। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको जो सॉल्वेंट रहेगा उसको तो लिक्विड ही लेके चलना पड़ेगा। जो सॉल्वेंट रहता है वैसी ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट आती है। अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्वेंट लिक्विड लेके चलना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ सोल्यूट कैसा लेके चले? सोल्यूट तो सॉलिड लिक्विड गैस कैसा भी हो सकता है। गैसेस वाला हमने पढ़ लिया है, हेनरीज लॉ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? गैसेस वाला पढ़ लिया है। सोल्यूट अब आप लिक्विड या फिर सॉलिड ऐड करोगे, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड। तो पहले आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और उनके अंदर वेपर प्रेशर रहता है, उस पर किस तरह से वो सारी चीजें रहती हैं, वो चीजें पढ़ने वाले हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं और स्टार्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशंस। इसको रब कर रहा हूं मैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे वेपर प्रेशर वीपी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस लेके चल रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर हमें क्या करना है? हमें स्टडी करना है। सबसे पहली चीज तो ये कि मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट को हम अलग से हीट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं भाई? हीट कर रहे हैं इसको, और इसमें ये हमने सॉल्वेंट फिल कर रखा है। ये क्लोज्ड वेसल था और इसके अंदर इसका कुछ प्रेशर बन रहा था। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं एक सोल्यूट की, तो सोल्यूट को भी मैं अलग एक वेसल के अंदर लेके चलता हूं और इसका भी क्या कर लेता हूं? इसको भी गर्म करना स्टार्ट करते हूं। ये हो गया हमारा ए और वो हो गया बी। ये हो गया हमारा ए यानी कि सोल्वेंट, और ये हो गया बी। यहां पे कुछ प्रेशर बन रहा है इसका, यहां पे इसका कुछ प्रेशर बन रहा है।
मैं बोल रहा हूं कि वेपर प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है। अगर मैं प्योर ए लेके चल रहा हूं, प्योर सोलवेंट लेके चल रहा हूं, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर यहां पे बनेगा वो ए का प्रेशर बनेगा। ए का प्योर का क्या रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा उसको मैं लिख रहा हूं पी नोट ए। उसको मैं क्या लिख रहा हूं भाई, पी नोट ए। वो जो नोट लगाया मैंने, पी का मतलब प्रेशर हो गया और ए का मतलब क्या हो गया, इसका पी का ए का प्रेशर, और पी नोट ए का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए का प्योर स्टेट के अंदर, नोट का मतलब प्योर स्टेट के अंदर कितना प्रेशर, उसको मैंने पी नोट ए से लिख दिया। तो इसका प्रेशर कितना रहेगा, इसको मैं लिखूंगा पी नोट बी। इस तरह लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं। हमें क्या करना है भाई, इन दोनों को मिक्स करना है। तो चलो इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। एक बड़ा वेसल लिया और उसके अंदर इन दोनों को हमने डाल लिया। इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर ए और बी दोनों है, और इसको भी हमें फिर दोबारा हीट करना स्टार्ट करना है। और यहां पे हमने लगा दिया है ये पिस्टन, ये क्लोज कर दिया इसको, और अब इन दोनों को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या आ गए हैं, इसके अंदर आ गए हैं ए प्लस बी, ए और बी दोनों है। अब बताओ टोटल प्रेशर कितना लगेगा, टोटल प्रेशर कितना लगेगा, क्या पहले जितना लग रहा था उतना ही लगेगा या कुछ अलग लगेगा। तो अब की बार प्रेशर जो रहेगा वो अलग लगेगा। ठीक है, डिपेंड करता है, कैसे कैसे डिपेंड करेगा वो चीज हम लेके चलेंगे। ये जो वेपर प्रेशर लगने वाला है किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज तो इस पे डिपेंड करेगा कि भाई जो हमारा नेचर है उस वो कैसा है। अगर मैं हमारे पास सोल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल होता तो क्या यहाँ पे कुछ प्रेशर लगता, कुछ प्रेशर नहीं लगता। इसका मतलब सबसे पहली चीज जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो होता है क्या, नेचर ऑफ कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट्स आप लेके चल रहे हो उनके नेचर के ऊपर सबसे पहली चीज डिपेंड करता है। दूसरा मैं बोलता हूं टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। यहां पे मैं टेम्परेचर ज्यादा दे रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर कम रखता हूं, तो अब क्या होगा, क्या अब भी उतना ही वेपर प्रेशर बनेगा, तो जरूरी तो नहीं उतना ही वेपर प्रेशर बनेगा। तीसरी चीज मैं बोल रहा हूं रेशो या फिर कॉम्पोजिशन, रेशो या फिर कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। एक तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास 1 लीटर ये था, 1 लीटर ये था, दोनों को मिला दिया फिर वेपर प्रेशर बना रहा हूं। दूसरा मैं बोल रहा हूं 1 लीटर ये था और आधा लीटर ये था, और फिर मैं इन दोनों को मिला के वेपर प्रेशर चेक कर रहा हूं। एक मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 1 लीटर ए था और ये 2 लीटर था, फिर दोनों को मिला के मैं क्या कर रहा हूं, वेपर प्रेशर मेजर कर रहा हूं। तो हर केस के अंदर क्या आएगा, वेपर प्रेशर अलग अलग आएगा। तो याद रखना है कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। पहला डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर, कि कंपोनेंट जिस तरह के होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर जितना ज्यादा आप करते जाओगे ज्यादातर उससे क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर भी उतना बढ़ता जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है टेम्परेचर आप इनफाइनाइट तक ले जाओगे वेपर प्रेशर इनफाइनाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम के बाद वेपर प्रेशर इतना ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा कि वो हो सकता है इस पिस्टन को क्या कर देगा, हटा देगा, वो इस बर्तन को फाड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है रेशियो या कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा तो क्या आता है, रेशियो या फिर कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। हमें इसका इफेक्ट पड़ना है कि किस रेशियो के अंदर लेके चले, कितनी अगर आप लेके चलते हो ए की अमाउंट, कितना बी की अमाउंट लेके चल रहे हो, फिर वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो चीज हमें पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है कि अगर आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो आपको नेचर ऑफ कंपोनेंट जो रहेगा वो एक जैसा रखना पड़ेगा। नेचर ऑफ कंपोनेंट एक जैसा रखने का मतलब क्या है, अगर आप पोलर सॉल्वेंट लेके चल रहे हो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व करना, सो दैट एक सॉल्यूशन तो बन पाए। दूसरा टेम्परेचर जितना आप यहां पे दे रहे थे उतना ही टेम्परेचर यहां पे देने की कोशिश करना। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो रहेगा वो रहेगा रेशियो। रेशियो हम वेरी कराएंगे, इन दोनों को कांस्टेंट रख के तीसरी चीज को हम क्या कराएंगे, वेरी कराएंगे। इसको हटा दूं मैं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने ए और बी को मिक्स किया है। ए और बी को जब आप मिक्स करोगे तो जरूरी तो नहीं है दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर मिक्स किए जाए। हो सकता है कि ए जो रहेगा वो ज्यादा रहे, बी जो रहे कम रहे, ज्यादा होता भी है। ये सोलवेंट जो रहता है वो ज्यादा रहता है, सोल्यूट क्या रहता है, कम रहता है। तो दोनों की अमाउंट जो रहेगी सेम तो नहीं रहेगी। इसका मतलब दोनों का मोल फ्रैक्शन जो रहेगा वो भी सेम नहीं रहेगा। मैं मान लेता हूं कि जो हमारा ए है, सोलवेंट है, उसका मोल फ्रैक्शन है जाई ए, ये लिख लेता हूं। और जो हमारा सोल्यूट है बी, जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन है वो है जाई बी। ठीक है, जाई किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, और ये हो गया जाई बी हो गया किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इसके बाद अब मैं क्या बोलता हूं कि मेरे को सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन के अंदर मैं बोल रहा हूं कि जो हमारा सोलवेंट रहेगा वो जनरली वोलेटाइल होता ही है। सोल्यूट जो है वो वोलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी वोलेटाइल हो सकता है।
मान के चलते हमारा सोल्यूट भी वोलेटाइल है, वो भी वेपर्स बना सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों को एक मिक्सचर बनाओगे, एक सोल्यूशन बनाओगे, हीट करना स्टार्ट करोगे, दोनों की ही वेपर्स बनेगी। सबसे पहली चीज तो ये दोनों की वेपर बनेगी। इसके बाद मैं क्या बोलता हूं, अगर दोनों की वेपर बनेगी, किसकी वेपर ज्यादा बनेगी? जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसकी वेपर ज्यादा बनेगी। ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा? ज्यादातर सोलवेंट ज्यादा वोलेटाइल होता है। दूसरी एक और फैक्टर भी है, इसकी अमाउंट ज्यादा होती है, तो भी इसकी वेपर्स क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो रहेगा उसकी अमाउंट ज्यादा है, उसका जो वोलेटिलिटी है वो ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वेपर प्रेशर जो रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन रहेगा, उतना ज्यादा क्या रहेगा? उसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन था उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर केवल और केवल सोलवेंट था, अभी सॉल्यूशन बनाया नहीं मैंने, इसके अंदर केवल और केवल क्या था? ये ए था। और फिर मैं देखता हूं कि भाई इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो टोटल वेपर प्रेशर में मेजर कर लेता हूं। टोटल वेपर प्रेशर जो रहेगा इस केस में, स्टार्टिंग के केस में मैं क्या लेके चल रहा हूं? ओनली ए। तो टोटल जो प्रेशर रहेगा, टोटल वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल होगा? क्या मैं उसको पी नोट ए के इक्वल लिख सकता हूं? क्या नहीं लिख सकता हूं? पी नोट ए मतलब जब प्योर ए लेके चल रहे थे उस टाइम पे कितना वेपर प्रेशर बन रहा था, उसी को बोल रहे थे पी नोट ए। और अभी मैंने क्या बोला है? खाली ए लेके चल रहा हूं, तो टोटल वेपर प्रेशर जितना भी बनेगा वो किसके इक्वल होगा? पी नोट ए के इक्वल होगा। इसके बाद में क्या करता हूं, कुछ अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट ए प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ बी, इसको ऐड कर लेता हूं। अब मैंने क्या कर दिया? ए के अंदर बी को ऐड कर दिया है। अब टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर, अब वो पी नोट ए के इक्वल नहीं होगा। वो क्या होगा? वो टोटल प्रेशर जो रहेगा उसको मैं पी टी से ही डिनोट कर देता हूं। उसको मैं क्या बोलता हूं? टोटल प्रेशर जो रहेगा वो खाली ए का नहीं है, उसके अंदर ए के पार्टिकल्स की वेपर ही बन रही है, बी के पार्टिकल्स की भी वेपर बन रही है, तो दोनों की वेपर ही प्रेशर लगाएगी। टोटल प्रेशर है किसके इक्वल रहेगा? वो रहेगा पी ए प्लस पीबी। आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, पीए और पीबी जो है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कि जब आपके पास दो चीजें मिलके प्रेशर लगा रही है, दो सब्सटेंसेस, वोलेटाइल सब्सटेंस है या फिर दो गैसेज है, वो आपस में मिलके एक बर्तन के अंदर बंद कर दिए, तो टोटल प्रेशर लगेगा वो इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर्स का सम होता है, और जो इंडिविजुअल प्रेशर रहता है उसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। ए की वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको मैंने पी ए लिख दिया है। अब वो पी नोट ए के इक्वल नहीं होगा। जितनी वेपर यहाँ पे बन सकती थी वो सारी ए की नहीं है, उनके अंदर कुछ बी की भी है। ठीक है, ए का जो हम बोल रहे हैं पी नोट ए के इक्वल क्यों नहीं है? देखो पहले हमारे पास क्या था, सरफेस के ऊपर से पार्टिकल जा रहे थे केवल ए के, अब यहाँ सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल किसके हैं? बी के भी है, तो इसका मतलब बी के पार्टिकल भी जाएंगे, और ए के पार्टिकल सरफेस पे कम होंगे, तो इसका मतलब उनकी जो अमाउंट होगी, उनका जो नंबर हो गया वो कम हो गया, उनका प्रेशर भी कम लगेगा। तो एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपको कि पी ए जो है वो लेस देन पी नोट ए होगा। पी नोट ए तो जब प्योर में रहता है वो मैक्सिमम रहता है, वो क्या रहता है? वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, इसके बाद जैसे इसके अंदर सोल्यूट ऐड करते जाओगे, सोल्यूट उतना वोलेटाइल भी नहीं है, चाहे आप सोल्यूट कितना भी ऐड कर लो वो उतना वोलेटाइल ही नहीं है, तो उसकी वेपर्स भी कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि पी टोटल जो बनने वाला है, चाहे आप कितना भी सोल्यूट ऐड कर लो, ये भी हमेशा पी नोट ए से कम रहेगा। इन दो चीजों के बारे में सब पता चला कि नहीं पता चला? मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक सोलवेंट था, सोलवेंट की वजह से वेपर्स बन रही थी, केवल सोलवेंट की वजह से, और सोलवेंट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था, सो वो इजीली वेपर्स बना सकता था, इसलिए वो बोलता था कि वहां पर टोटल प्रेशर जो बनता था उसको पी नोट ए मैंने बोल दिया। दूसरी बार हम क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर दिया। थोड़ा सा अगर आप सोल्यूट ऐड करोगे तो क्या होगा? अब सरफेस के ऊपर कुछ एक जगह के ऊपर बी के पार्टिकल भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन बनाया तो होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, बी के पार्टिकल हर जगह पे हैं, तो बी के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो भी वोलेटाइल है, वो भी प्रेशर लगा सकते हैं, उनकी वजह से भी कुछ प्रेशर लगेगा। ए जो है अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा, उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, और बी जो उसके साथ थोड़ा जोर लगा रहा है वो उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी अमाउंट कम है, और दूसरी चीज उसकी वोलेटिलिटी जो है वो कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की वजह से जब सॉल्यूशन में आप मेजर करोगे तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर रहता है, पार्शियल प्रेशर, वो प्योर स्टेट के प्रेशर से हमेशा कम रहता है। दूसरी चीज, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का जो रहता है वो भी हमेशा सॉल्वेंट के प्योर प्रेशर से हमेशा कम रहेगा। तीसरी बात हमने क्या किया, थोड़ा सा सॉल्वेंट जो सोल्यूट था वो और ऐड कर दिया। मैंने क्या कर दिया भाई, ए जो था वो अब की बार थोड़ा कम कर लिया, और बी जो था लार्ज अमाउंट ऑफ बी मैंने ऐड कर लिया। ए जो था मैं उतना ही लेके चल रहा हूं। ठीक है,
अभी क्या हुआ कि भाई बी मैंने इतना ऐड कर दिया है कि वो ए से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये सोलवेंट बन गया है अब, और ये अगर सोलवेंट बनेगा भी तो भी इसकी वोलेटिलिटी, जो इसकी वोलेटिलिटी है वो तो कम ही है। तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर बनेगा वो अब भी कम रहेगा। जो पी टोटल रहेगा वो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ठीक है, पहले जो पी ए था वो ज्यादा था, क्यों? क्योंकि ए की जो मोल फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन जो था वो ज्यादा था। अब ए की अमाउंट कम होती जा रही है, इसका प्रेशर कम होता जाएगा। बी की अमाउंट बढ़ती जा रही है, बी का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन बी का जो प्रेशर रहेगा इस कंडीशन में आके वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। टोटल प्रेशर जो रहेगा बाद की कंडीशन में वो उतना ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो ज्यादा पार्ट है हमारे पास वो उतना वोलेटाइल नहीं है, वो उतना वेपर बना ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए उसकी वेपर्स कम बनेगी, टोटल प्रेशर कम रहेगा। फोर्थ केस के अंदर मैं क्या बोलता हूं कि मैंने इतना सारा बी ऐड कर दिया तो कि ए उसके सामने क्या हो गया, नेग्लिजिबल अमाउंट है उसकी। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में एक एक ग्लास लेके चल रहा था तो बाद में मैंने बी के कई सारी बाल्टियां डाल दी, तो इसका मतलब ए की अमाउंट उसके अंदर बहुत ही कम हो गई। या ए अगर है ही नहीं, ओनली बी अगर मैं लेके चलता हूं तो जो टोटल प्रेशर रहेगा, यहां पे लिख देता हूं टोटल वेपर प्रेशर, उसको क्या लिख सकता हूं, पी नोट बी के इक्वल लिख सकता हूं। और ये जो प्रेशर रहेगा ये मिनिमम प्रेशर रहेगा। होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन के केस में है ये, सॉल्यूशन केस में मैक्सिमम मिनिमम बोल रहा हूं मैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई आपको? ये चार चीजें क्लियर अगर हो गई तो यहां से मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, इसको हटा दूं। देखो भाई, मैं ग्राफ बना रहा हूं किस किस के बीच में। एक तो मैं लेके चल रहा हूं पार्शियल प्रेशर और इधर लेके चल रहा हूं मोल फ्रैक्शन। ए का पार्शियल प्रेशर, ए का मोल फ्रैक्शन। देखो ए की अमाउंट जितनी ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे उसका क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में देखो मैंने क्या बोला है, खाली ए था, और मोल फ्रैक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। याद रखना, जितने भी मोल फ्रैक्शन रहते हैं सबका सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर ए की पार्टिकल है तो उसका मतलब जाई ए खाली 1 के इक्वल है, जाई बी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जाई ए जो था स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 था, और यहां पे ये जाई ए जो था वो हो गया 1 के इक्वल। जाई ए 1 हो गया, इसका मतलब जाई बी की वैल्यू यहाँ पे 0, इसका मेरे को सोल्यूट ऐड नहीं कर रखा है। और इस जब इतना मोल फ्रैक्शन होगा उस टाइम पे जो टोटल वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा पी नोट ए के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोट ए के इक्वल हो जाएगा। बन जाएगा इस तरह से। चलो एक और ग्राफ बनाता हूं, लेकिन अब की बार मैं क्या कर लेता हूं, इसको ऐसे टिल्ट कर लेता हूं, लेटरल इमेज बनाता हूं। इस पहले वाले को हटा सकता हूं ना, इसका ग्राफ मैंने बना दिया। दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूं किसका, इस तरह से। यहां पे लिखता हूं मैं पी ए और यहां पे लिखता हूं जाई बी। ठीक है, पी बी और जाई बी। और अब की बार मैं क्या बोल रहा हूं कि बी की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे हमें बढ़ाते जाना है। बी की अमाउंट क्या करना है, हमें बढ़ाते जाना है। अगर आप बी की अमाउंट को बढ़ाते जाओगे तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। टोटल प्रेशर नहीं बोल रहा हूं, एक बार बोल रहा हूं मैं क्या, बी का पार्शियल प्रेशर। यहां पे ए का पार्शियल प्रेशर था कि अगर ए की अमाउंट होगी ही नहीं तो इसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर भी 0 रहेगा। ए की अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा है तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, ए की अमाउंट और बढ़ाई उसका प्रेशर और बढ़ेगा। अगर खाली ए है तो इतना मैक्सिमम प्रेशर लग जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं बी के केस में वैसे, लेकिन लिटरली ऐसे इन्वर्टेड इमेज में दिखा रहा हूं। मोल फ्रैक्शन ग्राफ ही हो गया। स्टार्टिंग में बी की अमाउंट 0 थी तो उसका प्रेशर कितना लगेगा बी की वजह से, अगर वो है ही नहीं सोल्यूशन उसका प्रेशर भी 0 लगेगा। ये हो गया। जैसे जैसे इसकी अमाउंट बढ़ाते जाओगे, मैं बोलता हूं जाई बी अकेला आपके पास है, जाई बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इसका मतलब ये जो रहेगा इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लगाएगा। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि भाई सोल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो सोलवेंट के वेपर प्रेशर से कम रहेगा। चाहे सोलवेंट अकेला लेके चलो चाहे सोल्यूट अकेला लेके चलो। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सोल्यूट जो रहता है वो उतना वोलेटाइल नहीं रहता है। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से अपने दिमाग के अंदर बैठा लो। सोलवेंट ज्यादा वोलेटाइल रहता है, सोल्यूट कम वोलेटाइल रहता है। आपकी बुक के अंदर जो ग्राफ दे रखा है वो इन दोनों को एक साथ बना के दे रखा है। एक साथ बना देता हूं इन दोनों ग्राफ्स को मैं। किस तरह बना रखा है, देखो आपकी बुक के अंदर बना रखा है इस तरह से। यहां पे मैं लिख देता हूं जाई ए इज इक्वल टू 0, इधर हो गया जाई ए इज इक्वल टू 1। तो जो पहले हमने ग्राफ बनाया था उसको इस तरह से बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं इस ग्राफ के अंदर। दूसरा, यहां पे मैं लिखता हूं जाई बी इज इक्वल टू 0, जाई बी इज इक्वल टू यहां पे लिख दिया 1। तो बी की जो अमाउंट है वो इस साइड बढ़ती जा रही है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये जो कर्व रहेगा ये वेपर प्रेशर का है,
और ये भी वेपर प्रेशर का है, और उसमें भी पार्शियल वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर है? पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहां जो हम अमाउंट लिख रहे हैं, ए की अमाउंट बढ़ती जा रही है तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये हो जाएगा पी नोट ए, ये पी ए का ग्राफ है इस साइड में, ये पी बी का ग्राफ होगा इसी तरह से, और ये जो टर्म रहेगी हो जाएगी पी नोट बी। क्लियर है? अब मान लेते हैं हमारे पास प्योर स्टेट में कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर सोलवेंट था, तो सोलवेंट जो रहेगा उसका वेपर प्रेशर इतना रहेगा। जैसे जैसे सोल्यूट ऐड करते जाओगे, थोड़ा सोल्यूट आपने ऐड कर दिया, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का 0.1 रखा, तो सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा? 0.9 रहेगा। इस केस में यहाँ पे जाइए, कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कहीं 0.9 रहेगा, ये 0 है, इधर जाके 0.1 हो जाएगा, 0.2 3 4 यहाँ पे जाके आगे 1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे कि टोटल जो सोल्यूशन का प्रेशर था वो थोड़ा कम हो गया है, वो सोलवेंट का कम हो गया, सोल्यूट का थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि वो पी नोट एक इक्वल हो। तो जो प्रेशर हम, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोल्ट्स, RAOULT। इस रोल्ट ने एक लॉ बना के दिया, रोल्ट्स लॉ के नाम से जिसको जाना जाता है, और जो काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी इसका काम आएगा, इसका यूज आएगा आगे आने वाली 2-3 वीडियोस के अंदर। तो रोल्ट ने क्या लॉ बताया, इसी सारी चीज को देखते हुए बताया कि अगर किसी सोलवेंट में किसी कंपोनेंट का, सोल्यूट का या फिर सोलवेंट का आप अमाउंट बढ़ाते जाते हो, उसका मोल फ्रैक्शन अगर आप बढ़ाते जाते हो, तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं मैं, तो इस तरह लिख सकता हूं कि पी ए इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट, अभी मैं इस कांस्टेंट को के लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे आ गया है जाई ए। इसी तरह यहाँ पे लिख सकता हूं पी बी इज इक्वल टू के इंटू जाई बी। ठीक है, अब इस के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के जो रहेगा उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मैं किसी एक केस में आपको दिखा देता हूं। के की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी पी ए अपॉन जाई ए। अगर जाई ए की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या के और पी ए इक्वल नहीं हो जाएंगे? इफ जाई ए इज इक्वल टू 1 देन के इज इक्वल टू पी, ऐसा हो जाएगा। और अगर जाई ए की वैल्यू 1 होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा पी नोट ए। तो आपको याद रखना है के जो रहेगा उससे हम क्या यूज करेंगे? पी नोट ए यूज करेंगे। इसको हटा रहा हूं, ये खाली समझाने के लिए था। इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? पी नोट ए यूज करेंगे। इसकी जगह क्या यूज करेंगे? पी नोट ए यूज करेंगे। ये होता है रोल्ट्स लॉ। रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और ये पी नोट ए क्या होता है? रोल्ट्स कांस्टेंट होता है, इसको हम बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं पी नोट ए लिख देता हूं मैं, पी नोट ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, इस चीज को नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाद।